कांग्रेस पूरे 90 सीटों पर फंसी हुई है, एक आध दो सीटों को छोड़ देता। और उसका कारण मैं शुरू से बोलता हूं कि पैसा कौन देगा, कितना देगा। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ कहा था एक कांग्रेसी ने कि साहब की सीट बेची गई है, खरीदी गई है, उम्मीदवार के द्वारा खरीदी गई, कांग्रेस के द्वारा बेची गई, तो पूरे प्रदेश में इतनी वजनदार थैली मिलेगी किसको किसको, इस पर विचार हो रहा है, ना कि सरकार बनाने पर, जीतने पर। और कांग्रेस तो लापता है, बस हमारे पीछे पीछे हमारा नकल करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को पता है कि अजय चंदाकर पिछली बार हारते हारते चुनाव जीते थे। यदि कांग्रेस का बागी नहीं खड़ा हुआ होता तो अजय चंदाकर की जमानत जब्त हो जाती। इस बार भी वो स्वयं पैसा देके फिर से भाजपा की टिकट खरीदने की जुगत में है। टिकट बेचने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी तो अपने नीचे ब्लॉक अध्यक्षों की अनुशंसा से प्रत्याशियों का नाम मंगाइए, उसके आधार पर हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन होगा। आप देखिए ना, जितने भी बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धन पशुओं को टिकट कहाँ मिलती है? भारतीय जनता पार्टी में मिलती है। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप किसके ऊपर लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगे हैं। तो जिनके पास पैसा होगा वही तो खरीद फरोख्त करेंगे। हमारी पार्टी तो गांधीवादी गरीबों की पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा केंद्रित है टिकट वितरण पर। जी हां, कांग्रेस और भाजपा में इन दिनों टिकट वितरण की माथापच्ची चल रही है। बीजेपी थोड़ी सी आगे है क्योंकि उनकी पहली सूची आ चुकी है और दूसरी सूची की संभावना है कि जल्द आ जाएगी। चर्चा उसकी पूरी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे कि आखिर उनकी सूची में देरी क्यों हो रही है, वो देरी की वजह क्या है। और ये देरी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो टिकट की बिक्री के आरोप तक पहुंच गया है। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर माथापच्ची, कैसे टिकट बांटेगी पार्टियां और क्या इस बार चुनाव से काफी पहले टिकट हमें दोनों ही पार्टियों की देखने को मिलेगी, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करते हुए आपका इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि टिकट वितरण होने वाला है, बीजेपी थोड़ी एक्सरसाइज कर चुकी है और दूसरी सूची का हमें बेसब्री से इंतजार है, वायरल हो रही है उनकी सूची। ऐसे में उनका जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है और आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस पर कि उनकी सूची क्यों नहीं आ रही है और टिकट बिक रही है इसलिए वो टिकट नहीं बांट पा रहे हैं। तो पहला जवाब हम कांग्रेस से ही ले लेते हैं। बीजेपी का तो जो हो रहा है वो हो रहा है। अनिल जी, आप लोगों की टिकट में देरी हो रही है इसलिए सवाल उठ रहे हैं, कब तक आप लोग टिकट बांट पाएंगे और क्या हो रहा है, टिकट क्यों देर से बट रही है आपके यहाँ, क्यों उसमें एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है? देखिए मोहन जी, मैं समझता हूं टिकट वितरण में कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी चुनाव की आचार संहिता तक नहीं लगी है। लगातार पिछले कई चुनावों में आप देख लीजिए, आचार संहिता के बाद टिकट बांटे जाते थे। टिकट वितरण में कोई देरी नहीं हुई है। बात यह है कि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। लोकतंत्र में, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल में उस प्रक्रिया का कांग्रेस पालन कर रही है। ब्लॉक, जिला और प्रदेश तक की सारी चीजें और सारी बातें सुनी जा रही हैं। उम्मीदवारों की, संभावित उम्मीदवारों की बातें सुनी जा रही हैं। उसके बाद टिकट डिक्लेयर होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट डिक्लेयर के मामले के कारण सोचती है कि वो आगे है, तो बसपा तो उससे भी आगे है। तो वो या तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर ले कि हम बसपा से पीछे हैं या बसपा से कम सीटें जीतेंगे तो कोई बात नहीं। दूसरी बात मोहन जी, रह गई खरीद फरोख्त की बात। तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं, विद्वान पत्रकार, आपके दर्शक बहुत विद्वान हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है कि खरीद फरोख्त सिर्फ उम्मीदवारों और टिकट की नहीं, विधायकों और सांसदों की मंडी तक कौन सा राजनीतिक दल लगाता है, कैसे उद्योगपतियों का फाइनेंस पहुंचता है, कैसे बड़े बड़े होटलों में ठहराया जाता है और कैसे हाईजेक किया जाता है, कैसे ईडी और आईटी का डर दिखाया जाता है, किसी को भयभीत करके, किसी को पैसा ले देकर पूरे सौदेबाजी का लोकतंत्र अगर बनाने का काम किसी ने हिंदुस्तान में किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। कई जगह तो इन्होंने अल्पमत में, क्या छोड़ दीजिए साहब, सरकार बनाने की बात छोड़ दीजिए, बहुत 2-4 सीटें पाकर भी सरकार बना लेते हैं। ये हुनर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आता है। हम गांधीवादी लोग हैं, हम तो लोग
तंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी पार्टी को भी चलाते हैं और चुनाव भी। इनके यहाँ एक व्यक्ति विशेष पार्टी को चला रहे हैं, अमित शाह जी। आप मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक देख लीजिए, कौन सा केंद्रीय मंत्रियों तक से पूछ लीजिए आप कैमरा बंद करके कि भाई साहब क्या आपको पता था कि आपको उतारा जाएगा? तो सीधे डंडा मार के, हंटर मार के उतारा जाता है। न किसी कार्यकर्ता की सुनी जाती है, न किसी नेता की सुनी जाती है। ये सारे हुनर भारतीय जनता पार्टी को आते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का दूषित लोकतंत्र नहीं है। चलिए, इनके यहाँ जो हो रहा है उससे क्या आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा होगा क्या? चलिए, ये तानाशाही है, किसी को भी उतार दे रहे हैं, उतारने से फायदा होगा या नुकसान होगा? आप लोग क्या आकलन करके चल रहे हैं? देखिए मोहन जी, घोसी का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, मैं आपको हरियाणा और कर्नाटक और उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, हिमाचल का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं घोसी के उपचुनाव का, जहां डबल इंजन इनका लगा हुआ था। जनता ने संकेत दे दिए हैं। इस तरह की तानाशाही और 2-3 अरबपतियों के हाथ में जिस तरह सरकार खेल रही है, इनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप आने वाले समय में 2023 के राज्यों के चुनाव देख लीजिए और 2024 में जो जनरल इलेक्शन आम चुनाव होंगे, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जनता मूड बना चुकी है। जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव होगा। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पक्ष हमने सुन लिया। प्रवीण साहू जी की ओर रुख करते हैं। प्रवीण जी, आप लोगों की टिकट आएगी, उसकी प्रक्रिया कैसी है वो सब पता है। आप लोग लेकिन अपनी टिकट आ रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं टिकट उनके यहाँ बिकती है, ये होती है। टिकट आप लोग बांट रहे हैं, अभी तो उनके यहाँ प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है, अभी कई चरणों की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? क्या कारण है, क्या तथ्य है आप लोगों के पास? सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आपको भी आदरणीय वर्मा जी और अनिल जी नमस्कार। देखिए, आपने बहुत सरल सा प्रश्न इसलिए पूछा था कि इनकी सूची कब आएगी, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। गोल मोल सी बात कर रहे थे। ये जानते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए 71 विधायक होने के बावजूद, यानी लगभग 80% सीटें होने के बावजूद इनमें इतना साहस नहीं है कि अपनी सीटों को घोषणा कर सके। ये प्रमाणित करता है कि ये सरकार जो है विकास विरोधी है, जन विरोधी है। आपने प्रश्न पूछा कि सूची कब जारी होगी, उस पर कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कांग्रेसी मित्रों के पास कि इनके पास अपने काम की निश्चित रूप से कोई प्रमाणिकता नहीं है। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, फिर नामांकन की तिथि है, नाम वापसी तक आप टिकट घोषित कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को क्या जल्दबाजी है कांग्रेस से? मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके ही प्रभारी है, कांग्रेस के प्रभारी है आदरणीय शैलजा जी, जिन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि इनकी पहली सूची 6 सितंबर को आई थी, आने वाली है करके। 6 सितंबर के बाद कहा गया कि उसको 10 सितंबर करेंगे, फिर 17 सितंबर, आज तो 3 अक्टूबर हो गया। मैं तो इन्हीं के वक्तव्य को पूछ रहा हूं कि आप जो स्वयं कहते हैं कि 6 सितंबर को आपकी पहली सूची आएगी, क्या हो गया कि आपकी पहली सूची नहीं आ पा रही? आप एक तरफ कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, लगता है कि आपने अपना आईना देख लिया है कि आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए 71 में से आप जो कहते हैं कि विजयी सीट है जिस पर आप लगातार जीत रहे, उसमें तक आप अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे। इसका मतलब निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है और जनता तो जानती है कि पिछले 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, चाहे वो पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे अन्य विषय ले लीजिए। धर्मांतरण जैसे बड़ा विषय सरकार के संरक्षण में हो रहा है, चाहे वो मैं बिरनपुर की घटना कहूं, चाहे सुकमा की घटना कहूं, चाहे रायपुर की घटना कहूं, या भिलाई की घटना कहूं, या महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को केश बनवाने पड़ रहे, युवाओं की बात करूं तो युवाओं को नग्न होना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जल्दबाजी क्या है? बीजेपी आखिर टिकट पहले घोषित करके क्या हासिल करना चाहती है? क्यों जल्दबाजी कर रही है? इसको दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस ताकि जल्दी घोषित करे? ये कोई दबाव नहीं है, दबाव तो इनका स्वयं अपने नाकामी के चलते है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि यदि काम किया है तो आपको डंके के चोट पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देनी चाहिए। हम कोई दबाव नहीं बना रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, दबाव स्वयं अपने आप इन पर बढ़ते जा रहा है। जनता जान रही है कि जिस प्रकार राज्य में अराजकता बढ़ रहा है, प्रत्येक दिन 3 बालिकाओं या महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सिंगल नाम कई ठो हो गए हैं, कई जो प्रमुख लोग हैं, मुख्यमंत्री का नाम है, इनके तो घोषणा आप कर सकते हैं। इसमें क्या देरी हो रही है? ये क्यों देर से हो रहा है? चुनाव समिति में जो लोग हैं, जिनके नाम पे कोई विवाद नहीं है, जिनके सिंगल आवेदन आए हैं, उनके नाम तो घोषित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ये बीजेपी घोषित कर चुकी है, आप तो घोषित कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तो लड़ेंगे ही। देखिए मोहन जी, अकेले मुख्यमंत्री जी का सवाल नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैंने जैसे पहले भी कहा, सवाल प्रक्रिया का है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भी अगर किसी ने आवेदन दे दिया है तो उसकी बात सुनी जाएगी।
हमारी स्क्रूटनी कमेटी के लोग उनकी बात सुनेंगे। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम उसको दूषित नहीं करना चाहते, हम उसके सिस्टम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रही बात काम की, तो प्रवीण जी को यह समझना होगा कि प्रदेश की पूरी जनता कह रही है, और प्रदेश की जनता छोड़ दीजिए, कह रही है बदलबो कांग्रेस सरकार ला बदलबो, पीएससी का घोटाला कर रहे युवाओं के बीच जाने का साहस नहीं है। माननीय हाई कोर्ट के न्यायालय ने आदरणीय न्यायाधीश का वक्तव्य है कि 18 लोग की नियुक्ति कोई संयोग नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से प्रयोग है कि सारे कांग्रेस नेताओं के पुत्र और बड़े नेताओं के या बड़े बिजनेसमैन के उन्हीं के बेटे योजना की बात करनी पड़ रही है। संयोग नहीं, ये प्रयोग है, इसलिए आपके पास साहस नहीं किया, आप जनता के बीच जा रहे हैं। इन्होंने 15 साल में इस प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया। अरे वही तो बता रहा हूँ, जहाँ आपने ही लूटा है 1300 करोड़ का गोठान घोटाला, 2100 करोड़ का शराब घोटाला। पहले विश्लेषण ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगा अनिल जी आपके पास, प्रवीण जी आपके पास भी। वर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय वर्मा जी, हम देख रहे हैं टिकट वितरण और बीजेपी की सूची पर अगर हम नजर डालें तो कई टाइप के कॉम्बिनेशन समीकरणों को साधने की कोशिश, बहुत मशक्कत से तैयार की गई सूची लग रही है। पर जल्दबाजी में बीजेपी क्यों है? क्या इसका कोई फायदा लेना चाहती है बीजेपी? क्या इसके पीछे सोच लगती है कि पहले उन्होंने सूची जारी कर दी, फिर अब दूसरी सूची भी ला ली है? क्या लग रहा है, क्या सोच हो सकती है बीजेपी की? देखो मोहन जी, सूची किसी भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, सूची जारी करना और कब करना ये उनका विशेषाधिकार है। इसमें किसी को कोई टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं है कि कब करे कब ना करे। लेकिन जहां तक बीजेपी की पहली सूची की बात है, तो बीजेपी ने स्पष्ट कहा था उस समय कि जहां उनकी कमजोर सीटें हैं वहां उन्होंने पहले से एक तैयारी करने की नीयत से, या जो भी उनकी सोच होगी उसको सोचते हुए उन्होंने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। उसमें मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी शामिल है। तो ये जो सोच है बीजेपी की कि हम उनको तैयारी के लिए समय दें, लेकिन इसका एक उल्टा प्रभाव भी पड़ने लगा है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बोलते हैं ना आजकल कार्यकर्ता कि 1 महीने पहले से उनको मैनेज करना, कहीं असंतोष की भावना आ रही है, कहीं बगावत के सूर आ रहे हैं। तो ये एक उसमें भी स्थिति बनती है कि हम पहले करें तो ये स्थिति आ सकती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को लग रहा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और उसके पास इतने सारे आवेदन आते हैं कि उसको छटनी स्कूटनी करना, फिर अगर तुरंत, मुझे जो आप बोले हैं कि सिंगल सीट कई हैं जो हम गिना भी सकते हैं, मुख्यमंत्री सिंगल सीट है, बाबा है, इनको तो टिकट मिलना ही है, ऐसे कुछ नाम है 20-25 उनको मिलना है, लेकिन वो जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनको जारी किया गया तो पीछे दबाव पड़ेगा कि और सीटें पे जारी की जाए, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से असंतोष और जो बगावत की स्थिति आती है वो आएगी, जो अभी हमको भाजपा में भी देखने को मिल रही है। अभी जो सूची वायरल हुई है, दूसरी सूची बीजेपी की, उसको उस सूची को लेके भी असंतोष इस कदर फैल गया है कि अभी खबर आ रही थी कि रायपुर का ही एक पूर्व विधायक एक बड़े नेता के यहाँ पहुंच गया था कि कैसे मेरा नाम नहीं आया। तो इस तरह से सूची जारी होने, जबकि ये वायरल सूची है, अधिकृत सूची नहीं थी, उसके बावजूद इस सूची को लेकर बवाल की स्थिति, असंतोष की स्थिति फैल गई। तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी में असंतोष और बगावत जैसी स्थिति निर्मित हो, इसलिए फूक कर कदम रखना पड़ रहा है दोनों पार्टियों को। बीजेपी, हालांकि बीजेपी 21 सीट जारी करती है, वो उनको कमजोर सीट मानती है, इसलिए उसको चाहे वो उसका टाइम दिया गया हो प्रत्याशी को। लेकिन जहां तक कांग्रेस का बात है, तो कांग्रेस बिल्कुल, मेरा अभी भी कहना है कि कांग्रेस पितृपक्ष के बाद ही सूची जारी करेगी, और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही, वो सत्ता में रहे या न रहे, उनके टिकट आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग जारी होती है। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। बीजेपी की जो दूसरी सूची थी जो वायरल हुई है, उसके सूची को आप देखो, उसमें भी ऐसे नाम है जिसमें तो कई पुराने विधायक, जैसे पहली सूची के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी एक मैसेज किया था कि जो दूसरी सूची आई उसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी जो युवा हो, जो नए चेहरे हो, जो सक्रिय कार्यकर्ता हो। लेकिन इस सूची को देखने के बाद उसमें कॉम्बिनेशन तो दिख रहा है जो वायरल सूची है, लेकिन उसमें ऐसे नाम है जो पुराने हैं, जो बहुत ज्यादा पुराने। लता उसेंडी जी का नाम है, अमर अग्रवाल का नाम है, जिसको लोग बोल रहे थे कि नहीं इनकी कट जाएगी, केदार कश्यप का नाम है। तो ऐसे सूची है जो उसको नए नाम भी है, अनुज शर्मा का नाम धरसीवा से बताया जा रहा है। तो ऐसे भी नाम है। तो कुल मिला के ये है कि सूची को लेके कांग्रेस जल्दबाजी में नहीं है, तो बीजेपी क्या लगता है ये सूची सही होगी? क्या यही सूची आ सकती है? लग रहा है नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें निश्चित रूप से सूची में परिवर्तन होगा। जिस तरह से अभी असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं कल के बाद से आज, तो मुझे लगता है कि सूची में कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि पूरी सूची गायब हो जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ में परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, टिकट बदली जाएगी, एक तरीके
तरीके से बीजेपी ने इस सूची को एक रणनीति के तहत भी हो सकता है बाहर किया हो, ताकि एक प्रतिक्रियाएं लोगों की हासिल की जा सके। प्रवीण जी, आप लोग दूसरों पे सवाल उठाते हैं, आप लोगों की सूची सही है नहीं है, इस पे चर्चा हो रही है, फिर विरोध के स्वर अभी से उठ रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और पहले से घोषित कर दे रहे हैं, कैसे होगा ये? देखिए, सारे कांग्रेसी मित्रों के निश्चित रूप से भय का प्रदर्शन होता है। देखिए, पहले हमारी बात करते हैं कि 17 अगस्त को जो हमारी 21 उम्मीदवारों की सूची आई थी, मैं डंके की चोट पर चुनौती देकर पूछता हूं, क्या एक भी प्रत्याशी को बदला गया? बिल्कुल नहीं बदला गया। ये प्रमाणित करता है कि हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि उनकी जीती हुई सीट है, हमारी हारी हुई सीट है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी हारी हुई सीट है, फिर भी हमें वो साहस है कि हमने सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। ये तो बोल रहे हैं कि जीती हुई सीट है, तो अपनी जीती हुई सीट पर यदि प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे, निश्चित रूप से डरे हुए हैं। और रही बात हमारी दूसरी सूची की, जो वायरल चल रहा है, देखिए निश्चित रूप से ये मैं कहना चाहूंगा, ये प्रमाणित सूची नहीं है। निश्चित रूप से अनेक चैनल जो अपने अपने माध्यम से, जो उनको सूत्र मिले होंगे, उसके माध्यम से वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब तक भाजपा की अधिकृत जानकारी नहीं आती, इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल खराब होगा। और निश्चित रूप से सारी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। पिछले बार जब इनका नया राजीव भवन बना था कांग्रेस मित्रों का, वहां के सारे गमले किसने तोड़े थे? वहां के कांच के शीशे किसने तोड़े थे? इन्हीं के कांग्रेसी मित्रों ने तोड़े थे, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था। हमारी भारतीय जनता पार्टी इसमें इस प्रकार का कोई असंतोष नहीं होता। जिस प्रकार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार देश में इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी लोकतंत्र की किस मुंह से बात कर रही है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। 1975 से लेकर 77 तक जिस प्रकार देश ने इमरजेंसी का काला अध्याय देखा है, वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि देश किस ओर बढ़ रहा है। और इन्हीं के उम्मीदवार ये भारत टीवी के सामने कहते हैं कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए जो भी दावेदारी की है, उनसे न्यूनतम 50 अरब की राशि मांगते हैं। महिला ने बार बार कहा है, और ये जानते हैं कि इनका अंतिम समय आ चुका है, इसमें पैसे बटोर रहे, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे अपने दावेदारे के माध्यम से। अरे सरकार के साथ साथ दावेदारे अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं छोड़ रहे। प्रत्येक महिलाओं से, प्रत्येक दावेदार से कह रहे कि आप न्यूनतम 50 अरब दीजिए, जो अधिक योग्य है उसे कहीं 5 करोड़ तो कहीं 10 करोड़ या 50 करोड़ मांगा जा रहा है। क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये बात बदलबो कांग्रेस सरकार बदलबो, ये चोरा सरकार है, ये चोरा सरकार है। गंभीर आरोप लगा रही है भाजपा की टिकट बिक्री होती है, विकास की बात होती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मोहन जी, इन्हीं के एक दावेदार हैं जिन्होंने भरे मीडिया के सामने कहा कि इनके प्रभारी ने न्यूनतम 50 अरब मांगा। महिला ने कहा है, या आपके कांग्रेस नेत्री ने कहा है। कार्यक्रम आयोजन के लिए हो सकता है, ये क्यों अनिल जी इस तरीके के आरोप आ रहे हैं? और ये अजय चंद्राकर भी कह रहे हैं, और यहाँ डिबेट में भी ये बात आ रही है कि टिकट की खरीदी बिक्री होती है, पैसे मांगते हैं, तब आवेदन आगे बढ़ता है। मैं बताया ना मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में न चेहरा है न मुद्दा है। 5 सालों से ये जनता के साथ संवाद भी पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। आज इनके पास स्थिति ये है कि ये क्या बताएं। इस कारण इन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जिससे ये पब्लिक का ध्यान भटका। ठीक है, पब्लिक की भी जाकर देखेंगे तो युवाओं को देखिएगा, युवाओं कितना उनको पीड़ा होती है कि उनको नग्न प्रदर्शन करना पड़ता हो। आप जाकर देखिए पीएससी के युवाओं की किस प्रकार उनकी मनोदशा है। वो तो रो रहे हैं कि क्या एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता है क्या? ठीक है, एक बार संजू वर्मा जी से और टिप्पणी ले लेता हूँ। संजू जी जी आ गए, संपर्क कर लेते हैं जी। चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। तो मोहन जी, मैं ये कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन, चेहरा विहीन पार्टी हो गई है। अब इन बातों को भटकाने के लिए प्रायोजित ढंग से कह दिया है कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। भूपेश तो भरोसा इस नारे को नकार कर कहते हैं भरोसे की सरकार। ये निश्चित रूप से आपकी सरकार पर करारा तमाचा आपके आला कमान ने मारा है, बहुत जोर से मारा, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। आपके आला कमान बार बार कह चुका है कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। यदि आपने अच्छा काम किया है तो सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भूपेश बघेल जी एनएसए की बैठक में क्यों कहते हैं कि हम सत्ता तो पाए लेकिन सत्ता की वापसी कठिन होती है? टीएस सिंहदेव जी स्वयं कह चुके हैं कि 36 में केवल 12 वाला पूरा हुआ है। आपके डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, सारे के सारे स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया और निश्चित रूप से चला चले की बेला है। और उस बेला में आपको डर आपके पार्टी की समझ दिख रहा है। सामान्य काला धन नहीं आया तो मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा, इस तरह की बात करने वाले, चाहे वो कसडोल हो, चाहे वो तखतपुर हो, चाहे कहीं भी देख लीजिए, माता की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी है। तखतपुर में 10 बार के मामले में 13 गाय को रख देने वाले, हत्या करने वाले, बीजेपी कैसे रणनीति बातें करते हैं। ठीक है, बीजेपी किस तरीके से टिकट बांटने का विचार कर रही है ताकि कांग्रेस को भी थोड़ा सा वो डैमेज कर सके और उनकी जो सीटें हैं
वो बढ़ सके। क्या मन में चल रहा होगा बीजेपी की रणनीति के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी फुल प्रूफ तैयारी और सर्वे के आधार पे टिकट बांटेगी। वो अपना जो खुद का सर्वे है, चाहे वो मोदी जी का अपना केंद्रीय नेतृत्व कराए, अमित शाह का अलग सर्वे, प्रदेश भाजपा अपना अलग सर्वे करती है, हर तरह से सर्वे के आधार पे ही टिकट वितरण करेगी। मैं इन प्रवीण जी के बातों से सहमत हूं कि 21 सीटें जो हैं, जो उसने जारी किया, निश्चित रूप से वो बदलेगा नहीं। वो जो 21 सीटें, वो 21 सीटें रहेगी। लेकिन अभी जो वायरल हुई है, उसके बाद थोड़ा से बीजेपी, आपने सही कहा है कि कोई रणनीति के तहत तो वायरल नहीं हुआ है, बिल्कुल संभव है रणनीति के तहत वो देखना चाहते हैं कि इस सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जो टिकट के दावेदार हैं, उनमें क्या प्रतिक्रिया आती है, और संभवतः वो प्रतिक्रिया वहां तक पहुंच रही होगी, आलाकमान तक पहुंच रही होगी। उसके बाद आलाकमान इन सारी प्रतिक्रियाओं पर एक सर्वे करके या सभी की बातों को सामने रख के एक उपयुक्त प्रत्याशी चयन करेगी। मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है ये 1 हफ्ता लगे, 4 दिन भी लग सकता है, या 2 दिन बाद ही सूची जारी हो सकती है। लेकिन बहुत ठोक बजाकर, क्योंकि बीजेपी के एजेंडा में सबसे पहला अगर चुनावी राज्य में तो छत्तीसगढ़ है। प्रधानमंत्री 2 से 3 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, आज भी छत्तीसगढ़ का दौरा किए, सौगात दिए। तो मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री 4-4, 5-5 केंद्रीय मंत्री का ये यहाँ डेरा जमा के बैठे रहना, ये साबित करता है कि बीजेपी के एजेंडा में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है। इसलिए बहुत ठोक सोच समझकर और ठोक बजाकर जो हम बोलते हैं, ऐसा प्रत्याशी वो देना चाहेगा। ठीक है, एक सोच समझ के रणनीति के तहत प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, नए भी हैं उसमें, पुराने भी हैं, पुराने नए का कॉम्बिनेशन पेश किया जा रहा है अनिल जी। और छत्तीसगढ़ जीतना हर हाल में जरूरी है, इसीलिए अमित शाह आकर यहाँ पूरा दिन भर समय दे रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्या? ये टिकट घोषणा के पीछे क्या इनकी रणनीति हो सकती है? देखिए मोहन जी, किसी भी चुनाव को हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी, हमारे दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया है, हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। चुनाव होता है। ऊपर से देखिए मोहन जी, एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता कि ये छद्म लड़ाई करती है। इनके कई प्रकोष्ठ मोर्चा अफवाहों के लिए हैं, तो इनके पास ईडी और आईटी जैसे भी इस समय नए प्रकोष्ठ आ गए हैं, जिसके माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां जहां भाजपा की सरकारें, वहां ये प्रकोष्ठ काम नहीं कर रहे हैं। जहां भाजपा के अलावा दूसरी सरकारें हैं, वहां इनके प्रकोष्ठ बहुत सक्रिय हैं। तो हमारी लड़ाई ईडी आईटी से लेकर भाजपा तक है। और बड़ी बात यह है कि अभी ईडी आईटी प्रमुख है। मतलब मोहन जी, एक हास्यास्पद बात या गंभीर बात दोनों कह लें आप, कि जनता के पास भी जाओ तो कहते हैं भैया भाजपा से बाद में लड़ना, ईडी आईटी से लड़ो, क्योंकि भाजपा वाले इन्हीं को सामने रख के राजनीति कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। गांव का किसान कहता है हमको धान में ठगे, आखिरी साल में देते थे, 10-15 साल ऐसे ही बेवकूफ बनाए, और आपके विधायक ये खरीद ना ले, इसलिए हम बड़ा बहुमत आपको देते हैं, ऐसा जनता कहती है मोहन जी। एक आपको खुले में लाइव चैनल पे ये बात बता रहा हूं। तो जनता का ये परसेप्शन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त वाली पार्टी है। क्या पता ईडी आईटी सारा गलत काम तो आप करते हैं, किसान तो लीडर है, इसलिए उसको ईडी और आईटी की चिंता नहीं है। चिंता कांग्रेस मित्रों को है कि आपने गलत काम किया है, इसलिए दिन रात सपने में ईडी आईटी और भाजपा आती है। ईडी आईटी जो संवैधानिक संस्था है, अपना काम कर रही है, उसके अपने काम स्वतंत्र से काम करने भी आपको तकलीफ होती है। और देखिए, डिबेट में हम भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं और ईडी आईटी लेकर आ रहे हैं, इससे बड़ी प्रामाणिकता क्या हो सकती है? ये स्वयं स्वीकार करेंगे कि उन्होंने गलत काम किया है। जनता भी जान रही है, और कांग्रेसी मित्र जब धरातल पर जाओगे तो पता चल जाएगा कि आपने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया है। और देखिए, छद्म क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ, जनता को बताता हूं कि छद्म क्या होता है। छद्म होते हैं इनके प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी, जिनको छद्म रूप में कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन जिला भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इन टिकटों के जरिए मुद्दों से भी ध्यान भटकाना चाहती है। जो कांग्रेस मुद्दे लेकर आना चाहती थी, एक माहौल बना लेना चाहती थी टिकट वितरण तक, उन सब बातों को एक तरीके से मोड़ दिया है। मीडिया का पूरा ध्यान एक तरफ करने की कोशिश है। इसलिए प्रवीण जी,
आप लोग टिकट पहले घोषित कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप आ रहे हैं। देखिए, मैं उसका स्पष्ट उत्तर देता हूं कि आप कह रहे हैं माहौल बनने का काम करता है। मैंने स्वीकारा कि जो 21 प्रत्याशियों की पहले सूची आई थी वो हमारी हारी हुई सीट थी, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं चुनौती दिया इनमें साहस ने इनके पार्टी में कि आपने उस 21 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी को घोषित कर चुके। ये प्रमाणित करता है कि लोग डरे हुए हैं। और देखिए छद्म रूप क्या होता है, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी जरूर है, नाम के अध्यक्ष है, लेकिन जिला अध्यक्ष की नियुक्ति वे नहीं कर पाते। इनका राष्ट्रीय आलाकमान जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। इसका मतलब प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है। और रही बात आज की, आज कांग्रेसी मित्रों ने बस्तर बंद करवाया था, आह्वान किया था, बस्तर तो बंद नहीं हुआ, लेकिन जनता ने कांग्रेसी को मुंह बंद कर दिया। जिस प्रकार 2 लाख से अधिक लोग वहां पर मोदी जी की सभा में आए थे, सारे कांग्रेसी मित्रों की मुंह बंद हो चुकी है कि कांग्रेस ने बस्तर बंद का आवाज किया। वर्मा जी से, वर्मा जी, दोनों ही पार्टियों को आपने सुना है, क्या लग रहा है टिकट वितरण के पड़ने पर कौन कैसा है, कैसा भारी है पड़ रहा है किस पर? हाँ जी, टिकट वितरण पर तो फिलहाल बीजेपी ही भारी है, जो पहले 21 सूची जारी कर चुके 21 सीटों पे। भाजपा तो, कांग्रेस तो अभी एक भी सीट पे जारी नहीं की, तो बीजेपी तो आगे है टिकट वितरण में। और अभी सेकंड जो सूची है जो वायरल हुआ है, उसको सूची को देखो तो वो इतना मतलब गंभीर दिख रहा है कि उन्हें अपने लगभग आधे से ज्यादा सांसद को टिकट देने का मनसा जाहिर किया है। मध्य प्रदेश में तो 2-3 मंत्री भी लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ भी अरुण साव है, अरुण साव के अलावा गोमती शाह, उनको भी टिकट देने की बात कही जा रही है। और बहुत सारे हैं विधायक, विजय बघेल को तो दे ही चुके हैं टिकट। तो ऐसे इस संदर्भ में हम देखें तो बीजेपी जो है बाजी मार ली है टिकट वितरण में, लेकिन ये कारगर कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जनता इसको स्वीकार करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या मुद्दे उभरेंगे? और अभी जो मुद्दे जो चल रहे हैं, जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, गांव, गरीब और किसान, वो मुद्दे पूरी तरह फिट है अभी के वर्तमान में। अभी जाति जनगणना जो शुरू है बिहार का, मुझे लगता है कि ये जाति जनगणना वाला मुद्दा कांग्रेस यहाँ भी लेके आएगी और पूरे देश में जाएगा वो मुद्दा। तो ये में इसमें तो फिर हाल टिकट वितरण की हम बातें कर रहे हैं, टिकट वितरण में बिल्कुल ध्यान भटकाने के लिए क्या ध्यान तो भटकाना क्या है, वो ध्यान भटकाएगा क्या है, आचार संहिता लगने के बाद सारा कुछ खत्म हो जाएगा, उनके भी टिकट वितरण होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान तो कहीं भटक जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चुनाव होता है वो आचार संहिता लगने के बाद जब टिकट वितरण और सिंबल जब मिल जाता है, उसके बाद मुद्दे हावी होते हैं। उस समय कैसे आप ध्यान भटकाओगे और कैसे आप मतदाताओं तक जाओगे, वो मायने रखता है। अभी के करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अभी सिर्फ देखो और लड़ो और जारी करो, ये स्थिति है अभी फिलहाल। बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों कमर कस के तैयार हैं और टिकट वितरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि टिकट आने में अभी कुछ देरी है, कभी भी टिकट बीजेपी की आ सकती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझती है कि अभी टिकट घोषित करने से कोई लाभ नहीं, इसीलिए शायद वो फूक फूक कर कदम रख रही है। हमारी निगाह टिकट वितरण पर बनी रहेगी। फिलहाल आज हमने चर्चा करके जानना चाहा कि भाई किस तरीके की टिकट वितरण की पॉलिसी और पॉलिटिक्स चल रही है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। संजीव वर्मा जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद है देखते रहिए टीवी 24, रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24। पूरा हुआ हर वादा, रोजगार मिला, बेरोजगारी घटी, निभाया वादे से ज्यादा। नमस्कार, मोर नाम राम नारायण साहू है। मैं अकलतरी के रहने वाला हूँ। रीपा में जुड़े हुए 2.5 महीना हो गए और इमा से हम लगभग 1450 खम्बा बना चुके हैं। ओमा लगभग हम 70,000 रुपए प्रॉफिट हुए। हमन भूपेश बघेल जी ला यही दुआ करबो कि